दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम जनमत में। आज हम बात करेंगे वो ये कि एक दौर चला हुआ है इस वक्त। अगर हम देखें तो बहुत सारे जो सरकारी क्षेत्र के या सार्वजनिक क्षेत्र की जो महकमे हैं, उनको एक तरह से निजीकरण करने के लिए या फिर निजी व्यापारियों को बेचने का एक अभियान सा चला हुआ है। हमारे साथ गिरीश आर्या जी हैं, जो कि पब्लिक सेक्टर के प्रभारी हैं भारतीय मजदूर संघ में। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या निजीकरण होने को से हम रोक पाएंगे? कहीं आपको लगता है ऐसा? वास्तव में आपने बहुत ही प्रासंगिक विषय इस समय उठाया है जी। आपने बहुत रेलिवेंट बात अपनी कही है। इस देश का जब जो है स्टार्ट हुआ आजादी के बाद, जब ये विचार किया इस देश के नीति निर्धारकों ने, जब कि भाई इसकी जो है इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे डेवलप की जाए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसे तय की जाए, तो इकोनॉमिक पॉलिसी रिजोल्यूशन 1952 उसमें जो है सरकार ने पहले प्रयास किया कि जो देश के प्राइवेट उद्योगपति हैं वो आए और बिजनेस स्टार्ट करें। मगर कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट की एक नेचर होती है, स्वभाव होता है, वो आज पैसा लगा करके कल कमाई करना चाहता है, और उसका एकमात्र उद्देश्य केवल और केवल कमाई करना होता है, देश की सेवा करना नहीं होता। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ अपवाद भी हैं, मगर जब सरकार को लगा कि नहीं होगा तो फिर पब्लिक सेक्टर का कॉन्सेप्ट आया। सरकार ने जो है पब्लिक सेक्टर्स का निर्माण किया। पब्लिक सेक्टर का निर्माण करने के लिए सरकार ने क्या किया, क्या उद्देश्य रखे उसके लिए, तो सारे उद्देश्य तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मगर कुछ मुख्य उद्देश्य क्या थे कि देश के अंदर रीजनल बैलेंस रहे, क्षेत्रीय संतुलन रहे, कि केवल ऐसा ना हो कि शहरों के नजदीक ही सारे इंडस्ट्रीज लग जाएं, तो दूर दराज में भी लगे, अर्बन में भी लगे, विलेज में भी लगे, और जो है जो आदिवासी हैं आदिवासी क्षेत्रों में भी लगे जी। एक अच्छा क्वालिटी रोजगार मिले, जिससे लोगों की जीवन शैली अच्छा वेतन पाने के कारण थोड़ी अपलिफ्ट कर सके जी। उन ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिए गए। प्रॉफिट अर्न करना उस समय जो है पब्लिक सेक्टर द्वारा उद्देश्य नहीं था, मगर पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिश हुए और पब्लिक सेक्टर्स ने इतिहास दिन पर दिन इतिहास रचना शुरू कर दिया, और वो इस स्थिति में पहुंच गए कि आज 12 से लेकर के 14% में पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, और वो केवल जो है प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे जी। सरकार को एक मोटी रकम के रूप में डिविडेंड देते हैं, जो बाकी सारे टैक्सेस देते हैं जी जी। क्योंकि पब्लिक सेक्टर है, एक नए पैसे का भी टैक्स वो चोरी नहीं कर सकते, प्राइवेट इंडस्ट्री इसकी तरह मैनिपुलेट नहीं कर सकते, सारे टैक्सेस दे करके डिविडेंड देते हैं, और सरकार के लिए एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है। तो फिर जो है सरकार को क्या जरूरत पड़ी, अब जब उन पर नहीं चला तो सरकार कहती है बीइंग इन बिजनेस इज नॉट द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या बात है? पहले आपने बैंक्स को वो किया राष्ट्रीयकरण जी। अब राष्ट्रीयकरण होकर के वो एस्टेब्लिश हो गए, उन बैंकों को आपने जो है विधिवत तरीके से लुटवाया पिछली सरकारों ने, उनको दिवालिया करने की कोशिश की। आज जो है फिर से आप कहते हैं कि उनका मर्जर करके उनको प्राइवेटाइज किया जाए। आखिर ये देश जाएगा कहाँ कि एक बार आप सोचते हैं कि इसका राष्ट्रीयकरण किया जाए, दूसरी बार सोचते हैं कि निजीकरण किया जाए, आखिर एस्टेब्लिश होने देंगे कि नहीं होने देंगे? तो ये जो है निजीकरण की जो चीज है, सुधीर जी, मैं आपको बताता हूं, ये एक षड्यंत्र है जी। और मैं षड्यंत्र की इसलिए कह रहा हूं कि एक सरकार नहीं कर रही है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 80s में कहा कि हम जो है पब्लिक सेक्टर में से, सर्विस सेक्टर में से अपने को विड्रॉ करते हैं जी। दुर्भाग्य से उनकी हत्या हो गई। उनके पुत्र राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने डीओटी को तोड़ करके, एमटीएनएल और ये करके सर्विस सेक्टर को तोड़ने की जी
कोशिश की और एयर इंडिया, एविएशन, इनको सबको जो है तोड़ना शुरू किया। उसके बाद 91 तक सरकारें ऐसी झटकोले खाती नहीं। 91 में आकर के फिर आई LPG, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, और उन्होंने एक कमीशन बना दिया कि इसको बाकायदे जो है हम कमीशन बना करके कैसे कैसे डिसइन्वेस्ट करना है, कैसे इनको करना है। उसके बाद जो है हमने सोचा यार ये सरकार तो गड़बड़ कर रही है। जो लोग शोर मचाते थे भाजपा वाले कि अगर ये हुआ तो देश बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद आकर के अटल जी की सरकार आ गई। जो शोर मचा रहे थे डिसइन्वेस्टमेंट के खिलाफ, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, उन्होंने और एक कदम आगे बढ़ाते हुए डिसइन्वेस्टमेंट और मिनिस्ट्री बना दी। मिनिस्ट्री बना दी, उन्होंने तो कमीशन बनाया, इन्होंने मिनिस्ट्री बना दी। और मिनिस्ट्री बना करके उसको बाकायदे जो है बाल को और ये सब खेल करना शुरू किया। तो फिर जो है यूपीए वाले शोर मचाने लगे, भाई हमसे गलती हुई थी, उसकी गलती की सजा हमको दे दी, और अब जो है हम अगर आपके आए तो हम जो है इसको रिवर्स कर देंगे। जी। उनको भगवान ने 10 साल का मौका दिया, मगर 10 साल में सबसे पहले आते ही उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ हमको फिस्कल डेफिसिट पूरा करने के लिए पब्लिक सेक्टर से निकालना है। उसके बाद ये सरकार आई। इस सरकार से हमको बहुत आशाएं थी, हमको बहुत उम्मीद थी कि ये एक राष्ट्रवादी सरकार है, और वास्तव में जो राष्ट्रवादी निर्णय इन्होंने लिए हैं हमने हर जगह आकर के इनका समर्थन किया है, मगर उस चंगुल से ये भी नहीं निकल पाई। तो मेरा मानना ये है सुधीर जी कि ये जो पॉलिटिकल सरकार है ये वास्तव में सरकार नहीं है। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट हैं, ये जो इकोनॉमिस्ट जो सरकार के सलाहकार हैं, घातक सलाहकार, मैं शब्द आपसे बोल रहा हूँ, घातक सलाहकार हैं। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं। ये विश्व बैंक और IMF के पक्षधर हैं। ये जो है उनकी सेवा के लिए काम कर रहे हैं। भारत की पृष्ठभूमि के बारे में, भारत की परंपरा के बारे में इनको कोई ज्ञान नहीं है। तो इसलिए जो है हम ये समझ गए कि ये सरकारें नहीं कर रही हैं। जो परमानेंट सरकार है, वो ब्यूरोक्रेट्स की सरकार है, वो अपने एजेंडे को कभी छोड़ती ही नहीं है। तो भारतीय मजदूर संघ ने ये निर्णय लिया है कि हम जो अब अटैक करेंगे तो पॉलिटिकल पर भी, मगर हमारा टारगेट जो है वो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, वो सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट होंगे जो सरकार के सलाहकार हैं। तो कल अभी क्या हुआ है, डिफेंस सेक्टर में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का बोर्ड है उसके कॉर्पोरेटाइज करने की बात चल रही है। रेलवे के जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनके कॉर्पोरेटाइज करने की बात चल रही है। पब्लिक सेक्टर के डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन का तो एक मामला चल ही रहा था। अभी जो है वित्त मंत्री जी ने अपने 20 लाख के पैकेज अनाउंसमेंट में एक चीज और दे दी कि नॉन स्ट्रेटेजिक और स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर, और उनके एक ग्रुप में 4 से ज्यादा नहीं होंगे और उसको एक ग्रुप डील करेगा। तो मतलब एक तरह से जैसे बैंकों का मर्जर था, पब्लिक सेक्टर्स का भी मर्जर का प्लान तैयार कर दिया है। तो उसको लेकर के भारतीय मजदूर संघ काफी दिन से इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा था। हम चाहते तो ये हैं कि देश का समूचा ट्रेड यूनियन मूवमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव मूवमेंट हो, एक कंसोलिडेटेड मूवमेंट हो, मगर वो बाकी लोग तो हमारे हाथ में नहीं है। तो भारतीय मजदूर संघ ने इसमें ये निर्णय लिया कि जितने भी पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड फेडरेशन हैं, हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, एक सेंट्रल BMS हो गया, एक स्टेट BMS हो गया, एक इंडस्ट्रियल फेडरेशन हो गया। तो ऐसे 10 इंडस्ट्रियल फेडरेशन जिसमें कोल, नॉन कोल, स्टील, पोस्टल, डिफेंस, रेलवे, पोर्ट एंड डॉक एंड शिपयार्ड, टेलीकॉम भी, बैंक, LIC और पब्लिक सेक्टर। जब पब्लिक सेक्टर में बोल रहा हूँ तो पब्लिक सेक्टर में टेलीकॉम भी आ गया, ऑयल भी आ गया, पावर भी आ गई, हैवी इंडस्ट्री भी आ गई, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री भी आ गई। तो जो PSENC के नाम से हमको बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज नेशनल कन्फेडरेशन, जिसका मैं इंचार्ज हूँ।
जी जी जिसका मैं इंचार्ज हूँ, वो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज नेशनल कन्फेडरेशन, उसके अंतर्गत 250 पब्लिक सेक्टर आते हैं। तो हमने सबने मिलकर के ये विचार किया कि भाई अगर अकेले अकेले बीएचईएल पे संकट आया तो बीएचईएल लड़ रही है, एनटीपीसी पे सर्कल संकट आया, तो अभी हमने विचार किया है कभी बाकी ट्रेड यूनियन, सेंट्रल ट्रेड यूनियन इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, तो जो हमारे हाथ में वो तो हम कर सकते हैं। हमने 10 फेडरेशन की मीटिंग बुलाई और काफी समय से हमारा ये चल रहा है और कई मूवमेंट हम इसमें कर चुके हैं। तो कल हमने आज से इश्यूज क्या है, कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ 100% एफडीआई भी 100% एफडीआई। तो कोल का कमर्शियल माइनिंग के लिए ई टेंडरिंग आज ही से शुरू होने वाली है। इसलिए सारे पब्लिक सेक्टर्स ने जो बीएमएस के अंतर्गत काम करते हैं, उन्होंने कल 10 तारीख आज से जो शुरू होने वाला है, सरकार को चेताने के लिए कल हमने देश भर में धरना दिया है, प्रदर्शन किए हैं और इतना अच्छा रेस्पॉन्स वर्कर्स ने इतना अच्छा रेस्पॉन्स दिया है कि पूरे देश के अंदर बहुत प्रभावी कार्यक्रम हुए हैं। तो हम सरकार से फिर भी निवेदन करेंगे, एक बार डायलॉग करो। ये सरकार जो है, देखिए ऐसा नहीं चलेगा। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास फुल मेजोरिटी है तो आप मद में मत आइए, आप जो है थोड़ा सा जमीन पर रहिए। इस जनता ने ही आपको चुन करके भेजा है, हम भी उस जनता के पार्ट हैं। मगर आप इतने डिक्टेटर हो गए कि आप कह रहे हैं कि सब लेबर लॉज 3 साल के लिए, 3 साल के लिए लेबर लॉज जो है सस्पेंड करते हैं। जी जी जी, आप कौन होते हैं सस्पेंड वाले? मजदूरों के सारे अधिकार खत्म। मजदूरों के जो है कोई अधिकार ही नहीं रहेगा। मालिक को आप वो असीमित अधिकार दे देंगे। हमने इसका विरोध किया। 20 मई को पूरे देश के अंदर हमने जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है आंदोलन किए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को हमने ज्ञापन भेजा। कल हमने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है। तो हम, हमारी सब चीजों पर नजर है, क्योंकि हम जमीनी स्तर पर काम करते हैं, विरोध के लिए विरोध नहीं करते हैं। बाकी जो ट्रेड यूनियन हैं, मेरे को नहीं कहना चाहिए, मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा है, उनका मकसद डिफरेंट है, उनका पॉलिटिकल मकसद है। वो स्ट्रेटेजिक ट्रेड यूनियन करते हैं, हम इमोशनल ट्रेड यूनियन करते हैं। हम इमोशनली हम चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर बचे। वो क्या है, अरे अभी तो 1 ही साल हुआ चुनाव हुए, तो चुनाव तो 4 साल बाद है। अगर अभी से अपनी ताकत इसमें झोंक दी तो 4 साल तक कब तक लड़ते फिरेंगे? इस सरकार से हम लड़ाई लड़ेंगे आखिरी साल। जी जी जी, हम तो दिखावे की लड़ाई, हम तो छोड़ नहीं सकते ना। जी जी। गिरीश जी, चूंकि एक बात प्रचलित सी है और एक बात मानी जाती है कि बीएमएस जो है वो सरकार के बहुत नजदीक है और संघ से नजदीक है, इसलिए सरकार उनकी बात मानती है। क्या आपको लगता है कि कहीं बातचीत की संभावनाएं नजर आती है जब इस निजीकरण के दौर में? आपने 2 बातें कही। बीएमएस की जहां तक बात है, बीएमएस जो है कर्मचारियों की समस्याओं को कोर्ट के थ्रू सॉल्व करने में विश्वास नहीं करता। फील्ड में संवाद के माध्यम से या संघर्ष के माध्यम से ये पूरा करते हैं, क्योंकि हमारी जो कोर्ट की प्रक्रिया है वो इतनी लंबी है कि आदमी 25 साल की उम्र में अपना केस शुरू करता है और उसकी रिटायरमेंट एज आ जाती है, उसको रिलीफ नहीं मिलता है। तो ये हमारा ऐसा सिस्टम है, दुर्भाग्य का, दुर्भाग्य, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट रात के 12 बजे खुल सकता है, मगर एक पीड़ित कर्मचारी की बात वो पूरी जिंदगी उसकी निकल जाती है, उसको कोई पूरा करने वाला नहीं है। तो हम जो है लोगों से कहते हैं कि भाई लिटिगेशन में मत जाओ। अब आपने कहा कि ये हमारी सरकार बड़ी नजदीक है, ये आपने सत्य कहा कि भारतीय मजदूर संघ का जो है एक ट्रेड यूनियन विंग है, हम उनके अनुषंगिक संगठन हैं। मगर मैं आपको विश्वास पूर्वक ये बताता हूं कि मेरे को 42 वर्ष हो गए भारतीय मजदूर संघ में काम करते हुए। मैं पब्लिक सेक्टर में नौकरी करता था, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 40 साल मैंने नौकरी की। 42 साल के मेरे अनुभव में कभी आज तक मैंने ये नहीं देखा कि हमने कोई बड़ा आंदोलन खड़ा किया हो और संघ ने हमसे आकर के कहा हो यार ये तो अपनी सरकार है, इससे क्या कर रहे हो। नहीं, संघ ने हमको बिल्कुल स्वतंत्र, हम बिल्कुल ऑटोनोमस बॉडी हैं। विचार हमारे, ये भी सरकार हमारे विचार की है, ये हम नहीं अस्वीकार करते, क्योंकि संघ विचार से वो बीजेपी निकली है, संघ विचार से हम निकले हैं। तो हमारे विचार की सरकार है, पर ये
सुधीर जी एक बात ध्यान रख लीजिए, सरकार सरकार होती है तो पार्टी नहीं होती जी। हमारी नजदीकी बीजेपी के साथ हो सकती है, पर सरकार जो है वो अपना काम करती है, और सरकार में जो परमानेंट सरकार है ब्यूरोक्रेसी की, वो किसी के दबाव में नहीं है, वो इंडिपेंडेंट काम करती है, वो मंत्रियों को भी जो है चाल चलाती है। अभी अगर आप ध्यान से देखें तो इस पैंडेमिक में जब पूरा देश बंद था तो चल कौन रहा था? एयर इंडिया जी। एयर इंडिया की सब्सिडीज, उनका कार्गो चल रहा था, सामान को इधर से पहुंचाना उधर से पहुंचाना, माल गाड़ियां चल रही थी। कोई प्राइवेट इंडस्ट्री सामने नहीं आया कि हम भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हैं। जी जी। कौन चल रहा था? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने ये सुनिश्चित किया कि पूरे देश में शहर से लेकर के और आदिवासी क्षेत्र तक अनाज की आपूर्ति कैसे की जाए। कौन चल रहा था? टेलीकॉम। कौन चल रहा था? रेडियो, टीवी। मैं आपको बताता हूँ सुधीर जी, मैं एक श्रोता हूँ, मैं एक दर्शक हूँ। यदि मुझे कोई सेंसिबल न्यूज देखनी होती है, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, जो बहस आती रहती प्राइवेट चैनल्स पे, मैं उससे थोड़ा सा विरक्त होकर के दूरदर्शन खोलता हूँ कि वास्तव में देश दुनिया में क्या चल रहा है जी। जब मुझे जो है कुछ गांव देहात की कृषि की कुछ जानकारी लेनी होती है तो मैं रेडियो खोलता हूँ, क्योंकि वहां से कंक्रीट सूचनाएं मिलती हैं, सच्चाई के साथ मिलती हैं, ऑथेंटिसिटी के साथ मिलती हैं। ये सब दुकानें चला रहे हैं, वाकई ये सब दुकानें हैं। तो इसलिए जो है क्या है कि चलो उनका भी दुकान चलती रहनी चाहिए, मगर रिलायबिलिटी केवल और केवल पब्लिक सेक्टर की है, सरकारी क्षेत्र की है, दूरदर्शन की है, रेडियो की है, टेलीकॉम की है, एयर इंडिया की है, एयरपोर्ट अथॉरिटी की है। कोई प्राइवेट प्लेयर क्या कौन है? अडानी जी ने 6 एयरपोर्ट ऑक्शन में लिए, 3 को टेक ओवर नहीं किया कि सर इस समय मैं नहीं लूंगा इसको, क्योंकि उनको तो पकी पकाई चाहिए। कष्ट में काम करने की आदत नहीं है, पकी पकाई चाहिए। तो इसलिए जो है क्या है कि जो हमारा सिस्टम है, हमारे पास रिलायबल सिस्टम जो है केवल और केवल यही क्षेत्र है। प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं एयर इंडिया से ही जाते हैं जी। किसी और उस पर क्यों नहीं रिलाई करते? तो एयर इंडिया जैसे उसको जो है आप अगर बेच देंगे तो आपके पास रिलायबल आपका एयर कैरियर नहीं रहेगा। यदि आपने टेलीकॉम को निजी हाथों में बेच दिया तो वो आपको ब्लैकमेल करेंगे। अगर इसमें जो है रेडियो में आपने प्राइवेट को लाकर खड़ा कर दिया तो किसानों को वो सूचनाएं कभी नहीं मिलेंगी। जितने चैनल्स आप चला रहे हैं वो केवल वो चैनल चलाएंगे जो जिनमें उनको प्रॉफिट होगा, सीधा सीधा प्रॉफिट होगा, एंटरटेनमेंट होगा, वो भी टीआरपी के चक्कर में पड़ेंगे। बिल्कुल। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि सरकार निश्चित रूप से, जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ऐसी बातें सरकार के पास और बहुत सारे चैनल के माध्यम से जाती हैं, बहुत तरीकों से जाती हैं। सरकार इन बातों पर निश्चित रूप से विचार करेगी। अगर कोई भी आज की डेट में रिलायबिलिटी है तो वो रिलायबिलिटी सरकारी क्षेत्र की है, पब्लिक सेक्टर की है और आप जैसे चैनल्स की है। आप हम समझते हैं कि शायद यही इस तरह से मानसिकता का परिवर्तन जो है वो तमाम जो लोगों में भी इस वक्त पब्लिक में जिस तरह से मानसिकता बदली है कि वाकई निजीकरण उतना अच्छा नहीं है जितना कि सरकारीकरण है। सरकारीकरण अगर होगा तो निश्चित रूप से हमें अच्छी सेवाएं और विश्वस्त सेवाएं मिलेंगी। और हम समझते हैं कि ऐसा ही जो हृदय परिवर्तन या जो मानसिकता में परिवर्तन है वो सरकार की ओर से भी हो तो बेहतर होगा कि वो ओएनजीसी या तमाम ऐसी लाभ वाली कंपनियों को भी निजी क्षेत्र की ओर न बढ़ाकर उसका और अच्छी तरह से बेहतर तरीके से उसको यहाँ पर रखकर इसको पब्लिक के लिए बेहतर रोजगार के रूप में उपलब्ध कराकर उसे अच्छी तरह बनाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। आप इस चर्चा में हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।